Hey guys, welcome back to our channel and Rankar Study Time. Now we will discuss about second chapter of history of 7th class from NCERT book. जो हमारा चैप्टर है आज का वो है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राज्य और उनके नए राजा और उनके राज्य। मैनी न्यू डायनेस्टी होते हैं वंश, नए नए बहुत सारे राज्य इमर्ज्ड हुए, पनपे, जो हमारी 7th सेंचुरी है उसके बाद 7वीं सदी के बाद। मैप फर्स्ट ये शो करता है जो मुख्य मेजर मीन्स मुख्य जो बड़े बड़े राजा थे उनकी जो बड़े बड़े वंश थे और उनके जो पार्ट्स थे जहाँ जहाँ पे उन्होंने रूल किया था हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में, जो 7th सेंचुरी है वहाँ से लेके और 12th सेंचुरी के बीच में, वो सब इस मैप के अंदर शो किया गया है। इसको देखेंगे हम, जैसे राष्ट्रकूटा, जैसे गुजर प्रतिहार वंश था, जो जैसे हमारा पल्स थे, जो हमारे चहमान्स थे, चोलाज थे, इन सभी का जो अलग अलग एरिया है वो इसमें दिखाया गया है कि वो कहाँ कहाँ रूल करते थे और उनका एरिया दिखाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, जो नए राज्य पनपे, वो कैसे पनपे, उनका क्या कारण था, ये अब इसमें दिखाया गया है। बाय द 7th सेंचुरी देर वर बिग लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, ज़मीन का बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है, उन्हें जमींदार कहते हैं। या फिर जो वॉरियर होते थे, सैनिक जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, या जमींदार जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था। वो क्या करते थे, वो राजा होता था उनको सर्व करते थे। उन्हें किसी विशेष भूख भाग पे कर इकट्ठा करने का, जैसे भूमि कर हो गया, लगान हो गया, वो इकट्ठा करने का अधिकार होता था। वो किसी राजा के अंडर काम करते थे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज दम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंट्स, और जो वहाँ का एग्जिस्टिंग मीन्स वहाँ का जो रूलिंग या रूल करने वाला जो राजा था वो उनकी पहचान करता था। एक्नॉलेज मीन होता है पहचान करता था अपने सामंत के रूप में। सामंत या जो उन सामंत कहते थे, जो आपका सबऑर्डिनेट होता है, जैसे सेक्रेटरी होता है वैसे ही आप मान के चलो सेक्रेटरी की तरह काम करता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, और जो उनके ओवरलॉर्ड्स या जो उनके किंग है मीन्स जो उनका मास्टर होता था, वो उनसे एक्सपेक्ट करता था, ऐसा करता था कि वो उनके लिए गिफ्ट लेके आएंगे। गिफ्ट मीन्स लगान के रूप में, लगान को वो गिफ्ट मानते थे। लगान या जो इनकम है वो इनके थ्रू आएगी। बी प्रेजेंटेड एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड दम विद मिलिट्री स्पोर्ट्स, और उनके जो कोर्ट हैं उनमें प्रेजेंट करेंगे, उन्हें मिलिट्री फोर्स भी प्रोवाइड करेंगे। मिलिट्री, क्योंकि जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जो ये वॉरियर होते थे, इनकी अपनी सेना की छोटी छोटी टुकड़ियाँ होती थी और समय आने पर और ज़रूरत पड़ने पर वो राजा की मदद करते थे। एज सामंट्स गेंड पावर एंड वेल्थ, जैसे ही जो सामंत है वो अच्छी पावर और धन इकट्ठा कर लेता था, वो अपने आप को उस राजा से अलग कर लेता था, अपने आप को फ्री कर लेता था, आज़ाद कर लेता था और अपने आप को एक पदवी दे देता था, महासामंता या मंदलेश्वरा या महासामंता, जिसके अंडर और दूसरे गांव या और दूसरे छोटे छोटे रीजन आते थे। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और रीजन, उस रीजन का, उस एरिया का वो सबसे बड़ा जमींदार या शक्तिशाली व्यक्ति होता था। एंड सो ऑन, और इसी तरह समटाइम्स दे सर्च देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, और कभी कभी तो वो अपने आप को, जो बड़ा राजा होता था उनसे भी अलग कर लेते थे और अपना अलग से राज्य बना लेते थे, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली होते थे कि जो बड़ा राजा होता था उसकी सेना से वो लड़ सकने में सक्षम होते थे। वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ राष्ट्रकूटाज इन द दक्कन के जो राष्ट्रकूटा के जो सैनिक थे वो एक इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है। इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल। इनिशियली दे वर subordinate टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका में चालुक्य का जो राज्य था उसके वो सुबॉर्डिनेट थे, सामंत थे, उस उनके अंडर वो काम करते थे। इन द मिड 8th सेंचुरी सॉरी
और जो मध्य 8वीं शताब्दी के मध्य आते आते जो दंती ध्रुव थे, जो राष्ट्रकूटा के चीफ थे, मुख्य थे, उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया चालुक्य को। ओवरथ्रो मीन्स ओवर पावर कर लेना, उनको हरा देना। एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल, और उन्होंने एक रिचुअल, एक जो परंपरा थी उसको पूरा किया। कॉल्ड हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा लिटरली जो मीनिंग होता है गोल्डन वूम, जो इसका लिटरली या जो शाब्दिक अर्थ होता है गोल्डन वूम, वो एक यज्ञ संपन्न करवाया। व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण, जब यह रिचुअल, ये जो परंपरा है परफॉर्म की गई, निभाई गई ब्राह्मण की मदद से, इट वॉज थॉट टू लीड द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफायर एज द क्षत्रिय। तो यह सोचा जाता था कि रीबर्थ होगा, पुनर्जन्म होगा, जो सेक्रीफायर है, जो अपने आप का बलिदान देते हैं क्षत्रिय, उनके रूप में। इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, यहाँ तक कि वह जन्म से क्षत्रिय नहीं होगा, बल्कि वो केवल अपने डीड से, अपने कामों से, अपनी शक्ति से क्षत्रिय का रूप धारण करेगा। इन अदर केसेज मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स। और बहुत से दूसरे केस थे जिनमें जो मैन थे उन्होंने इंटरप्राइज किए। इंटरप्राइज मीन्स अपने आप को ऐसे व्यक्त किया, अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट किया, अपनी फैमिलीज को, जिससे वो मिलिट्री स्किल सीख सकें और अपने आप को एक राजा के रूप में प्रस्तुत कर सके और एक राजधानी विकसित कर सकें। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा, मायूर शर्मान एंड गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र वर ब्राह्मण्स who gave up their traditional profession and took to arms। इन्हीं के जो एग्जाम्पल हैं वो कदम्बा के मयूर शर्मन थे, और जो गुर्जर प्रतिहार वंश के थे हरिश्चंद्र, जो कि अपने ब्राह्मण होता है जिसका काम होता है पढ़ना पढ़ाना और जो वेद मंत्र हैं उनको सीखना और होरोस्कोप देखना, वो सब अपना प्रोफेशन छोड़ के और उन्होंने हथियार उठा लिए थे और वो इसमें सक्सेसफुल भी हुए। अपनी किंगडम्स को स्थापित करने में, इस्टेब्लिश मीन्स स्थापित करना, अपनी किंगडम उन्होंने स्थापित की इन कर्नाटका में और राजस्थान में। मयूर शर्मन ने कर्नाटका में अपनी राजधानी बनाई, अपने राज्य का विस्तार किया, और राजस्थान में आए हरिश्चंद्र। आगे हम जो करेंगे उससे पहले एक बार इसको देख लेते हैं हम। ये है वाल रिलीफ फ्रॉम केव 15, एलोरा शोइंग विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लोइन। इट इज द वर्क ऑफ द राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा जो राज्य था उस टाइम, जो राजा हुए, उन्होंने ही इन मूर्तियों और इन मंदिर को बनाया, जिसमें विष्णु की मूर्ति है, जिसका मुंह है वो शेर का है और वो नरसिम्हा का रूप धारण किए हुए हैं। अब आगे जो ये है क्षत्रिय के बारे में दिया गया है, इसके बारे में क्या क्या हुआ वो सब आप लिस्ट बनाना और देखना। अब आगे है जो एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम में जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो कौन करता था। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है धन वित्त, इसके संबंधित जो काम है वो कौन करता था, जैसे कर इकट्ठे करना, जैसे सड़कें बनवाना, इस तरह के काम। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज, ग्रेट किंग और लॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, जो नए राजा आए उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ दे दी, जैसे महाराज, त्रिभुवनपति, इस टाइप के, जो वहाँ के सबसे बड़े और शक्तिशाली राजा को दी जाती थी। अपने आप को सबसे शक्तिशाली और सबसे महान दर्शाने के लिए ये सब उच्च पदवी प्रदान की। इन सभी के भी ये जो क्लेम किए गए, इनके अलावा भी दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंट्स एज वेल, वो अपनी शक्ति हैं वो अपने सामंत के साथ भी शेयर करते थे। सामंत होते थे उनको ये सुबॉर्डिनेट, उनके नीचे काम करने वाले। और
ऐसे ही वो जो बड़े बड़े पीजेंट्स होते थे, किसान होते थे, उनके साथ एसोसिएशन रखते थे, उनके साथ संबंध रखते थे। ट्रेडर्स होते, व्यापारियों के साथ भी इनका संबंध था, उनसे भी वो हेल्प लेते थे और देते थे। ब्राह्मण्स थे, उनसे वो भविष्य के बारे में पूछते थे, उनसे जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में पता करते थे, उनसे भी वो सहायता लेते थे। इन सच दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर obtained from the producers, that is peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. इन सभी जो स्टेट्स थे, इनके जो रिसोर्सेस थे, जो जिनके पास संसाधन थे, रिसोर्सेज होते हैं संसाधन, संसाधन होते हैं जिनको यूज करके हम नई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हमारा संसाधन में है दूध, दूध से हम आगे क्या क्या बना सकते हैं, जैसे घी है, पनीर है, एक्सेट्रा। ये फिर संसाधन क्या होगा, हमारा जो पशु हैं वो संसाधन हो जाएंगे। दूध से हम उनसे दूध मिलेगा, उनसे और फिर दूध से हम नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। वो जो प्रोड्यूसर थे उन संसाधनों के, वो थे जो से पीजेंट्स थे, या फिर जो पशुओं को रखने वाले थे, या आर्टिस्ट थे। जो वो कौन थे, जैसे कोई कपड़ा बनाने वाला बुनकर था, जो मटके या बर्तन बनाने वाले थे, इस तरह के जो आर्टिस्ट थे वो वर परस्यूड, जो हमेशा ही परस्यूड किए जाते थे, उन्हें मजबूर कर दिया जाता था। परस्यूड मीन्स मजबूर कर देना, या कंपेल्ड मीन्स भी मजबूर कर देना किसी काम को करने के लिए। तो उन्हें इस बात से मजबूर कर दिया जाता था कि जो उनका प्रोडक्ट है, जो उनके जो प्रोडक्ट है, उन पे जो उनकी इनकम होगी उसका कुछ पार्ट उनको सरेंडर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा राजा को। जैसे मान लो उनको एक दिन की 100 रुपये की इनकम होती है, तो उन्हें मान लो 20 रुपये या 30 रुपये राजा को देने होते थे। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू ए लॉर्ड हु असर्ट्स दैट ही ओन द लैंड। कभी कभी जो यह देना होता था भाग, इसको रेंट कहा जाता था या रेवेन्यू कहा जाता था, जिसको वो लॉर्ड को देते थे, क्योंकि जो वहाँ का लॉर्ड होता था या जमींदार होता था, उसके अंडर ही वो भूमि आती थी जिसको वो यूज करते थे। रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, ट्रेडर से रेवेन्यू भी इकट्ठा किया जाता था। रेवेन्यू होता है जो वस्तुएं हैं उन पे लगाया हुआ कर, और रेंट होता था जो भूमि पे लगने वाला कर है वो। इनमें थोड़ा डिफरेंस है। 400 टैक्सेज। अब कुछ बुक्स ऐसे मिली हैं जिनमें 400 प्रकार के कर थे, वो कैसे थे अब इनको पढ़ेंगे हम। इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलाज हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर्स टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेंशन टैक्स इज वेटी, टेकन नॉट इन केस बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर और कदमाई और लैंड रेवेन्यू। देयर वर आल्सो टैक्सेज ऑन taxing the house, the use of ladder to climb palm tree, a cash on the succession to family property etc. अब ये जो टैक्स थे, जैसे छोटे छोटे कर होते थे, देने होते थे रेवेन्यू के रूप में, या फिर सबसे बड़ा जो यूज किया जाने वाला टैक्स था वो वैटी था। वैटी मीन्स जैसे हम वेट बोलते हैं, वो वैटी होता था उस टाइम, वो वाले कर। या फिर ये छोटे छोटे कर होते थे, जैसे अगर कोई उत्तराधिकारी चेंज हो गया है फैमिली में, या पाम ट्री पे हम क्लाइम करते हैं सीढ़ी लेके, या फिर घर को हम नया रूप देते हैं, तो भी उनको कर देना पड़ता था। ये सब कर होते थे। और भी अगर आप कर इस टाइप के जानते हो तो उनकी लिस्ट बनाना और डिस्कस करना अपने फ्रेंड्स के साथ। These resources were used to finance the king's establishment। और ये जो रिसोर्सेज होते थे, ये जो संसाधन थे, उनसे जो फाइनेंस प्राप्त होता था उसको यूज करते थे जो किंग की इस्टेब्लिशमेंट है, किंग की जो स्थापना है। स्थापना मीन्स किंग के जो राज्य है उसमें जो काम होते थे वो इसी कर के द्वारा किए जाते थे, जो आय प्राप्त होती थी उसके द्वारा। एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। और इन्हीं से जो इनकम प्राप्त होती थी उससे ही टेम्पल्स का निर्माण होता था। कंस्ट्रक्शन मीन निर्माण, और फोर्स्ट होते हैं बड़े बड़े किले। दे वर आल्सो यूज टू फाइट्स वार्स। ये उनके द्वारा इनकम प्राप्त को होने के बाद उसको वार्स, युद्धों में भी यूज करते थे, क्योंकि उन्हें हथियार खरीदने होते थे। विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द
lead to acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as traders routes। और इसके बदले में वो एक्सपेक्ट करते थे, जो आशा करते थे कि जो उनकी वेल्थ है वो प्राप्त करते थे, जो प्लेंडर होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, या लैंड के जो बड़े बड़े जमींदार हैं या ट्रेडर हैं, उनको वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जैसे उनकी वो रक्षा करते थे, बड़े बड़े राजा होते थे वो। द functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. This was true about the army as well as in many cases close relatives of the king held these positions। अब जो फंक्शनरीज होते थे, जो काम करने वाले थे राजा के नीचे, या बड़े बड़े जो अधिकारी थे जो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, वो हमेशा ही या साधारणतः वो कौन होते थे, जो राजा के फैमिली होती थी, या तो उसके होते थे या उनके कोई ही रिलेटिव होते थे। और जो पोजीशन होती थी ये हेरिडिटरी होती थी, मीन्स बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, इस टाइप से ही ये पोजीशन ट्रांसफर होती रहती थी। अधिकार एक से दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते थे, और ये राजा के क्लोज रिलेटिव ही होते थे जो इस टाइप की जो पोजीशन इक्वायर करते थे, प्राप्त करते थे। आगे है प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तिस होते हैं जो हमें पत्थर होते हैं, पत्थर के रूप में, जिससे ये पता चलता है कि इस बंदे के पास ये अधिकार हैं। प्रशस्तिस कंटेन डिटेल्स दैट may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as well violent, victorious warriors। For एग्जाम्पल के रूप में जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी उसमें जो जीत प्राप्त होती थी, या फिर जो अधिकार बढ़ जाता था राजा का कि भी जैसे ये भूमि उसने जीत ली है, ये वो लिखित रूप में तो नहीं होती थी, परंतु उनको ऐसे ही मान लिया जाता था कि राजा वहाँ किसी जगह लड़ाई जीतता है और वहाँ पे अपना झंडा लगा देता था, तो और वहाँ पे एक पत्थर पे लिख के कुछ छोड़ देता था, वो प्रशस्ति बोली जाती थी कि राजा ने इस भूभाग को जीत लिया है। दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न्ड ब्राह्मण्स, और ये पत्रों पे भी लिखी जाती थी, और ये सब काम करते थे जो पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे वो, हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और वो कभी कभी, ओकेजनली मीन्स कभी कभी, वो हेल्प भी करते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो पढ़ने लिखने का या फिर जो व्यापार का काम था उनमें भी। अब इसके जो साइड में दिए गए नोट्स हैं ये खुद ही पढ़ना। हम नेक्स्ट में चलते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा। नागभट्टा एक रूलर थे, इसके क्या अचीवमेंट थे अब इसके बारे में पढ़ेंगे। मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्तिस। यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर्स। समुद्रगुप्त लास्ट ईयर। अपने समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी या विजय थी उसके बारे में पढ़ा होगा कि कैसे उसने अपने राज्य का विस्तार किया था, कैसे उसने कई भूभाग जीते थे ये, और उसकी क्या अचीवमेंट थी इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये आप अच्छे से जानते होंगे। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्टा ए प्रतिहारा किंग एज फॉलो। प्रतिहारा वंश का एक किंग था नागभट्टा, जिसने की विजय प्राप्त की थी ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से, जो हमें एक संस्कृत में लिखी प्रशस्ति है उसमें पता चलता है। द किंग ऑफ आंध्रा सिंध विदर्भा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंगा पार्ट ऑफ ओडिशा, ये कुछ पार्ट्स थे अलग अलग प्रदेश के। फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज ए प्रिंस। यहाँ वो एक प्रिंस था परंतु फिर भी उसके सामने ये सब हार गए थे। ही वोन ए विक्ट्री ओवर
चक्रयुधा एक प्रकार का जो राजा था जो कि कन्नौज में राज करता था। उसने उसके ऊपर विक्ट्री प्राप्त करी, विजय प्राप्त करी। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा, पार्ट ऑफ बंगाल, बंगाल का एक पार्ट था, उसको उसके राजा को भी उन्होंने हराया था। इनारता, पार्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के एक पार्ट को भी उन्होंने जीता था। मालवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो एक पार्ट था मालवा, उसको उन्होंने जीता था। किराता, फॉरेस्ट पीपल्स, किराता थे जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, उनको भी उन्होंने जीता था। तुर्कसा, तुर्क थे ना जो अफगानिस्तान और उधर का पार्ट है, उसको भी उन्होंने जीता था। वत्सा, मत्स्या, बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया, वत्सा और मत्स्या दोनों ही किंगडम थी जो हमारी नॉर्थ इंडिया में थी, उनको उन्होंने जीता था। किंग्स ऑफन डिवाइडेड ब्राह्मण्स बाई ग्रांट्स ऑफ लैंड, जो किंग्स थे वो हमेशा ही जो ब्राह्मण थे उनको जब वो जीतते थे तो उन्हें ग्रांट्स के रूप में, उन्हें इनाम के रूप में लैंड देते थे। जैसे अब कोई राजा जीत गया, उसके प्रशंसा में किसी कवि ने कुछ लिख दिया और राजा को अगर पसंद आ गया तो वो लैंड का कुछ हिस्सा या बहुत बड़ा हिस्सा उनको दे देते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और इनको कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता था रिकॉर्ड के रूप में। जो हम पेपर के ऊपर रिकॉर्ड रखते हैं वैसे ही वो इन कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे, जो कि नीचे आपको दिखाई गई हैं। विच वर गिवन दोज हु रिसीव्ड द लैंड, ये उनको दी जाती थी जो कि लैंड प्राप्त करते थे, ताकि वो इसके ऊपर उनकी विजय गाथा लिख सकें। किनकी? जो राजा विजयी हुए थे, जीत प्राप्त की थी, इन्हें ही प्रशस्ति कहा जाता था। सी इफ यू कैन फाइंड सम ऑफ एरियाज मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑन मैप व्हेन अदर रूलर्स मैप मेड सिमिलर क्लेम्स एज वेल, व्हाई डू यू थिंक दे मेड दीज क्लेम्स। ये देखो कि जो पीछे हमने मैप 1 में देखा था उसी में कोई और राजा ने तो क्लेम नहीं किया, क्योंकि एक टाइम पे ही जैसे ये राजा ने कह दिया ये मेरा हिस्सा है, दूसरे ने कह दिया नहीं ये तो मेरा हिस्सा है। इसमें दोनों का, इस हिस्से में दोनों राजाओं का क्लेम है। ये क्यों है, इस टाइप का क्लेम क्यों करते हैं, ये आप नोट करो और अपने टीचर से पूछो। दिस इज, या फिर आप कमेंट में भी लिख सकते हो गाइज, मैं आपको आंसर दूंगी। दिस इज ए सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग ए ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय ए रूलर in the 9th century, written partly in Sanskrit and partly in Tamil. The ring holding the plates together is secured with the royal seal to indicate that this is an authentic document. इस टाइप की जो सील लगी हुई ये जो तार है या वायर है, उस पे राजा की सील लगी होती थी कि ये उस राजा के द्वारा एक्सेप्ट की गई है या उस राजा को इसके बारे में पता है, तो इससे ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, लैंड के साथ ही ब्राह्मण को क्या क्या दिया जाता था, अब ये देखेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ द लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलाज, चोलाज के द्वारा जो ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट की गई थी, भूमि प्रदान की गई थी, उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। वी हैव demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as the planting thorny bushes। अब इसमें क्या क्या दिया जाता था वो देखते हैं। इम्बैंक का मतलब होता है तटबंध कर देना, इम्बैंक मीन्स तटबंध कर देना, मीन्स जैसे कोई नदी है, तालाब है, उसके चारों ओर बांध बना देना। और उनके प्लांटिंग भी की जाती थी, प्लांटिंग मीन्स पौधे बो दिए जाते जो थ्रोनी होते थे, कांटेदार झाड़ियाँ। दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन्स फ्रूट बियरिंग ट्रीज, और ये वो लैंड होती थी जिसमें फ्रूट बियरिंग ट्रीज होते थे, जैसे अलग अलग फलदार पौधे, वाटरलैंड पानी की भूमियाँ होती थी, गार्डन होते थे और ऑर्चार्ड भी होते थे। ऑर्चार्ड भी वही होते हैं बगीचे जिनमें फलदार पौधे होते हैं। ट्रीज होते थे, वेल कुएं हो सकते थे, ओपन स्पेस हो सकता था या पास्चर लैंड हो सकती, ये सब हो सकते थे। ए विलेज, अनटिल, प्लेटफॉर्म्स, कैनल्स, डिचेस, रिवर्स, सिल्क लेडन लैंड, टैंक्स, ग्रैनरीज होते हैं जो अनाज इकट्ठा करके रखते हैं, फिश पॉन्ड, बी हाइव्स
एंड डीप लेक्स एक्सेट्रा, ये सब उनको जीतने के बाद दिया जाता था इनाम के रूप। ही हु रिसीव द लैंड कैन कोलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, और जो इस टाइप की भूमि प्राप्त करता था उसी को अधिकार होता था कि वहाँ से वो टैक्स इकट्ठा करे। He can collect the taxes imposed by judicial officer as fines, और वो टैक्सेज इम्पोज कर सकता था। इम्पोज मीन्स करना, थोपना या किसी से ज़बरदस्ती लेना। जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनके द्वारा, जैसे अब कोई न देना चाहे टैक्स तो उनको देना पड़ेगा। अगर मान लो हमारी पुलिस फोर्स आ जाए तो हमें देना पड़ेगा कई बार, अगर सरकार चाहे तो। वैसे ही राजा चाहते थे, राजा मीन्स वहाँ के जो अधिकारी थे वो फाइन्स के रूप में भी उनसे टैक्स इकट्ठा करते थे। द टैक्स ऑन बैटल लीव्स, टैक्स को लिखा जाता था जो पत्तियां होते थे या बड़े बड़े पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उन पे। दैट ऑन वुमन क्लॉथ एज वेल एज ऑन व्हीकल्स, और ये कहाँ होते थे, जो क्लॉथ बनाते थे उन पे टैक्स लगता था, व्हीकल होते हैं उन पे भी। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स विद अपर स्टोरेज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, वो कभी कभी बना लेते थे बड़े बड़े रूम्स, कमरे जो कि पक्की ईंटों के बने होते थे। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग, वे बड़े बड़े कुएं और छोटे कुएं खोदते थे, वो कर सकते थे। प्लांट पेड़ बो सकते थे, थ्रोनी बोते थे। इफ नेसेसरी ही कैन गेट कैनल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन, और कभी कभी वो चाहते तो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते थे बड़े बड़े कैनल। कैनल मीन्स नहरें, ताकि वो सिंचाई के काम आ सके। ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एंड दैट एम्बैंकमेंट आर बिल्ट, वो कहते थे कि ये पक्का होना चाहिए कि पानी है ना उसको वेस्ट नहीं किया जाए, इसलिए वो तटबंध बनाते थे। तटबंध मीन्स किनारे पे बांध बनाते थे। कौन बनाते थे, जो हमारे ये राजा था, कौन था, अब किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लास्ट के सेक्शन में, ये थे हमारे नागभट्टा थे जो, उनके बारे में। उन्होंने जो ब्राह्मण थे उनको ये कुछ भूमि दी थी जीतने के बाद, उसके ऊपर जिसका अधिकार था ब्राह्मण का, उसने ये सब करवाया था। यूजुअल द 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of king who ruled over Kashmir। प्राय जो 12वीं सदी की एक बड़ी लंबी पोइम है संस्कृत में, जो कि हिस्ट्री को कंटेन करती है, जहाँ पे जिस जिस राजाओं ने कश्मीर में राज किया था या शासन किया था उनके बारे में। इट वॉज कंपोज्ड बाय ऑथर नेम्ड कल्हन, ये एक ऑथर के हैं जो कल्हन, उनके द्वारा लिखी गई है। ही यूज द वेराइटी ऑफ सोर्सेज, उन्होंने अलग अलग सोर्सेज का सहारा लिया, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट द अकाउंट्स। अब उन्होंने क्या क्या अलग अलग सोर्सेज यूज किए। इन्होंने इंस्क्रिप्शन मीन्स जो पहले की प्रशस्ति थी उनको यूज किया, डॉक्यूमेंट्स जो पत्रों पे लिखी हुई जो बातें मिली उनको, जो आई विटनेस मीन्स लोगों की जो कही गई बातें हैं उनको, यहाँ तक कि जो पहले की हिस्ट्री है उनको भी यूज किया अपनी बुक लिखने के लिए। Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policies। अब जैसे प्रशस्ति लिखते थे वो हमेशा ही उन राजाओं की प्रशंसा करते थे, जो प्रशस्ति लिखते थे जिस राजा के अंदर वो काम करते थे उसकी प्रशंसा करते थे। परंतु जो हमारे कलहन हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उन रूलर्स के बारे में क्रिटिकली मीन्स कुछ नेगेटिव बातें भी बोली हैं, जो उनकी कमियां हैं, क्रिटिकली मीन्स कमियां हैं, उनके बारे में भी बताया है, केवल प्रशंसा ही नहीं की है उनकी। और उनकी जो पॉलिसीज थी, उनके जो काम करने का तरीका था, उनके बारे में जो गलत था उनके बारे में भी बोला है। नेक्स्ट है वारफेयर यू मे हैव नोटिस्ड ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टी was based in a specific region। At the same time, they tried to control over areas, one particularly
prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley। अभी तुम शायद नोटिस करोगी कि जो प्रत्येक रूलिंग वंश है या जो राजवंश है वो किसी एक स्पेसिफिक रीजन पे, किसी विशेष रीजन पे ही राज करता था। एक ही समय पे वे कंट्रोल करते थे दूसरे एरिया को भी। जैसे मान लो अब दिल्ली में बैठा है कोई और उसके अंडर है उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, वो रहे तो दिल्ली में ही गा, लेकिन इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी सभी पे उसका अधिकार होगा। यहाँ पे उसके जो सामंत हैं वो रूल करेंगे और वो जो यहाँ पे घटनाएं होंगी उनके बारे में अपने राजा को बताएंगे और उससे इनकम होगी वो भी अपने राजा को देंगे। इस तरह से वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन गंगा वैली। और जो कन्नौज का जो मुख्य भाग था वो गंगा वैली में ही रहते थे, लेकिन वो अलग अलग एरिया में भी अपना अधिकार रखते थे, इसलिए वहाँ से भी आय प्राप्त करते थे और वहाँ पे रूल करते थे। 4 centuries रूलर्स बिलोंगिंग टू गुजरात, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाल डायनेस्टी फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। काफ़ी सदियों तक है जो रूलिंग वंश थे, जैसे गुजर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूटा थे और पल्लव वंश थे, वो सारे ही कंट्रोल करने के लिए इस कन्नौज के भाग पर बार बार ही लड़ाई करते रहे, बार बार अटैक करते रहे कन्नौज पे। बिकॉज देर वाज 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्राउन कन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द त्रिपर्ती स्ट्रगल। क्योंकि हिस्टोरियन ने देखा कि यहाँ पे बार बार इन जो 3 महाशक्तिशाली वंश थे इनमें बार बार ही यहाँ पे कॉम्बैट होते रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी, इसलिए हिस्टोरियन इसे कहते हैं त्रिपर्ती स्ट्रगल, अर्थात जो 3 पक्षीय लड़ाई है वो। एज वी विल सी, जैसे हम देखेंगे कि जो हमारा पेज नंबर 62 और 66 है ना, उस पर इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारे नेक्स्ट आने वाले पेजेज हैं उनमें। रूलर्स आल्सो ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। अब जो रूलर्स थे, जो राजा थे, वो अपनी जो पावर है उसको एग्जिबिट करने में, दिखाने में, डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स दिखाने में, प्रदर्शित करना, डिमॉन्स्ट्रेट होता है प्रदर्शित करना, डिमॉन्स्ट्रेट मीनिंग प्रदर्शित करना, जैसे ये है हमारा डिमॉन्स्ट्रेट, प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करना देयर पावर एंड रिसोर्सेज, और जो उनके रिसोर्सेज है ना उनको दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल बनाते थे। अब तुम देखते हो कि जो बहुत पुराने ज़माने के बहुत बड़े बड़े टेम्पल हैं हमारे इंडिया में। So when they attacked one another's kingdom, they often chose the target temples। इसीलिए जब भी वो एक राज्य से दूसरे राज्य पर अटैक करते थे तो वो टारगेट करते थे कि वो टेम्पल बनाए गए हैं ना उनको मिटा दें या उनको गिरा दें। Which were sometimes extremely rich, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा रिच होते थे। कौन? टेम्पल। अब तुम भी देखते होगे कि जो हमारे ज़माने में जो कुछ टेम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, जैसे तिरुपति बालाजी, वहाँ पे जो इनकम है, वहाँ की जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है, तुम्हें भी पता है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, और इसके बारे में आप चैप्टर 5 में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ोगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। इनमें से एक है जो रूलर था सुल्तान महमूद गजनी, वो इसके लिए वेल नोन है अटैक के लिए, जो कि मंदिरों को बार बार लूटा करते थे। अफगानिस्तान से थे ये गजनी। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030। उन्होंने रूल किया था 997 से 1030 तक। एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया के कुछ भागों में रूल करते थे। ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने ईरान पे और जो उत्तर पश्चिम का जो भाग है इस सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे उनका राज था। ही रेडिड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हिज टारगेट्स वर वेल्थी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ द सोमनाथ गुजरात। वो हमेशा ही रेड करते थे। रेड करना मीन्स बार बार लूटना। जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो
बड़े बड़े जो वेल्थी टेम्पल थे, जो अमीर टेम्पल थे, वो उसका टारगेट होते थे, निशान होते थे। और वो प्रत्येक ईयर एवरीवेयर हर साल वो इनको लूटते थे। और उन्होंने 11 बार, जो सोमनाथ का गुजरात का टेम्पल है उसको तो उन्होंने 11 टाइम लगातार हर साल लूटा था। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट थे उनका। Much of the wealth Muhammad carried away was used to create the splendid capital city at गजनी। जो उनकी ज़्यादातर जो वेल्थ थी मोहम्मद गजनी के द्वारा ले जाई गई हुई टेम्पल को लूटने के बाद वो क्रिएट करते थे। क्रिएट मीन्स स्थापना करते थे। जो उनकी कैपिटल सिटी था गजनी, उसको स्प्लेंडेड करने में, स्प्लेंडेड मीन्स और ज़्यादा अच्छा और सुंदर बनाने में। ही वॉज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कंकर्ड। और वो इंटरेस्ट रखते थे जो उनके बारे में, उन लोगों के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना जिनको वो कंकर्ड करते थे, जीतते थे। कंकर्ड मीन्स जीतना। जिन सिटीज़ या लोगों को वो जीतते थे उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, उसमें बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट रखते थे। एंड इंटरेस्टेड टू ए स्कॉलर नेम अल बुरनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उन्होंने इंटरेस्टेड किया या एक स्थापित किया स्कॉलर जिसका नाम था अल बुरनी, जिसे जो इस सब कॉन्टिनेंट की जो भी अकाउंट है उसके बारे में लिखने के लिए कहा। अकाउंट मीन्स जो भी फैक्ट्स थे, जो भी सच्चाई था उसके बारे में। दिस अरबिक वर्क नोन एज किताबे अल हिंद। इस जो अल बुरनी के द्वारा लिखी गई किताब है उसका नाम है किताबे अल हिंद। रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियंस। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। और हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट सोर्स है ये हिस्ट्री के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमें प्राप्त हुए हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के बारे में। और उन्होंने कंसल्ट किया था संस्कृत के स्कॉलर को जो संस्कृत जानते थे, ताकि इस अकाउंट के बारे में लिख सकें, इस किताब के बारे में, किताब को लिख सकें। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडेड द चहमान्स लेटर नोन एज चौहान्स। जो मुख्य और राजा थे जो कि वारफेयर मीन्स युद्ध और लड़ाइयों में जुटे रहते थे। एंगेज मीन्स जुटे रहना या लगे रहना। उनमें शामिल थे, इंक्लूड मीन्स शामिल थे चहमान्स, जो बाद में चौहान के नाम से जाने लगे। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। जिन्होंने अपने दिल्ली और अजमेर का जो पार्ट है उन पे रूल किया, राज किया। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। उन्होंने कोशिश की, अटेम्प्ट मीन्स कोशिश की, एक्सपेंड करना, विस्तार करना। उनका जो कंट्रोल था उन्होंने वेस्ट और जो ईस्ट है उसमें अपना कंट्रोल मीन्स इधर भी और इधर भी, दिल्ली और अजमेर के साथ साथ उन्होंने इधर भी अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की और इधर भी। Where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and Gahadevans of Western उत्तर प्रदेश। जो उनकी शक्ति था उनको ट्रिम कर दिया गया, शॉर्टन कर दिया गया, घटा दिया गया जो चालुक्य वंश था गुजरात का उसके द्वारा, और गहादेवांश थे जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के थे उनके द्वारा। मीन्स वहाँ पे उनको बढ़ने से रोक दिया गया, लड़ाई में हरा दिया गया। द वेस्ट नोन चहमान्स रूलर वाज पृथ्वीराज थर्ड। जो चौहान वंश या चहमान वंश का जो सबसे शक्तिशाली और बेस्ट नोन, सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला राजा है पृथ्वीराज थर्ड, जिन्होंने पृथ्वीराज थ्री थे, उन्होंने 1168 से लेकर 1192 तक राज किया। वो डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गोरी नाम के एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा थे, जिसको उन्होंने हरा दिया था 1191 में, 1191 में, बट लॉस्ट टू हिज्म द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192। परंतु अगले ही साल वो अपनी इस लड़ाई को, अपनी इस विजय को हार जाते हैं 1192 में। कैसे हारते हैं, क्यों हारते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले आप इस मैप पे भी देख लेना दोबारा से और देखना कहाँ किस राजा का राज्य था। अब आप आगे चलते हैं। इस जो मैप है इस पे एक कर्सरी
इन एक्टिविटीज़ में जो बहुत सारे राजा थे वो हिस्सा लेते थे और जो वहाँ के लोग थे वो भी हिस्सा लेते थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और वो काम करते थे। थैंक यू गाइज। एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो कैसे क्या होता था हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर ऑल्सो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।